नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डीसी शंट मोटर। इससे पहले मैं डीसी सीरीज मोटर के बारे में मैं बता चुका हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी शंट मोटर, जो कि डीसी मोटर में सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का पार्ट है। मैंने दो पार्ट बताए थे कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। तो चलिए आज सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का दूसरा वीडियो डीसी शंट मोटर के बारे में बताते हैं। आज देखिए, ये भी डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर है, इसकी सारी पूरी फुल वर्किंग के बारे में जानेंगे। इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं पहले। देखिए, डीसी शंट मोटर फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। डीसी शंट मोटर इज अ टाइप ऑफ अ डायरेक्ट करंट मोटर। डायरेक्ट करंट मोटर कैसे है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये पैरेलल में, इसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में जुड़ी होती हैं वोल्टेज सोर्स और हमारे सप्लाई सोर्स के साथ। इसलिए हम कह रहे हैं इसको कि डायरेक्ट करंट मोटर वेयर द फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसे फील्ड वाइंडिंग को हम शंट कहते हैं, विद द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जुड़ी होती है। दिस मोटर इज नोन फॉर हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस में यूज भी करते हैं। मेकिंग अ सुइटेबल फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो कांस्टेंट एप्लीकेशन है उनमें हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसका। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी शंट मोटर के बारे में। इसमें स्टेटर होता है। मोटर में दोस्तों तीन पार्ट तो कॉमनली होते हैं, रोटर, स्टेटर और शाफ्ट। अब और क्या वेरिएशन है वो चलिए जानते हैं। द स्टेटर ऑफ अ डीसी मोटर कंटेन्स फील्ड वाइंडिंग दैट पर्पज अ मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो थ्रू देम। मतलब क्या है कि डीसी शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग, हमारी फील्ड वाइंडिंग शंट वाइंडिंग होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उससे करंट फ्लो होता है। द बाइंडिंग आर मेड हाउ मैनी टर्न, कई सारे टर्न नंबर फेरों से मिलकर बनी होती है। फाइन वायर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें चलिए अब इसके रोटर के बारे में जानते हैं। रोटर के बारे में जानेंगे। रोटर आर्मेचर भी कहते हैं रोटर को। द आर्मेचर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ मोटर। मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है, सबको पता होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल बाउंड ऑन अ लेमिनेटेड कोर। इसमें जो कॉइल होती है लेमिनेटेड होती है। एंड इट कनेक्ट अ कम्यूटेटर, और इसमें कम्यूटेटर भी कनेक्ट होता है। मैं आगे इसका डायग्राम भी तुमको दिखाऊंगा आपको। तो चलिए बताते हैं। द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्लॉट ऑफ द रोटर। रोटर के स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड रहती है। चलिए कम्यूटेटर के बारे में जान लेते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी करता है, जो भी करता है चलो बताते हैं। द कम्यूटेटर इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इंश्योर करंट रिवर्सल इन द आर्मेचर वाइंडिंग अलाउ द रोटर टू कंटिन्यू रोटेटिंग। इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो रोटर होता है कम्यूटेटर, ये जो हमारा रोटर है, इस पे यहाँ पर कम्यूटेटर लगा होता है, यहाँ से ब्रश लगे होते हैं। और क्या होता है, जैसे ही हमारी एक पल्स इस तरह का हमारी डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई, और ये हर बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिससे अंदर जो इसके अंदर को भेजता है वो इस तरह की वेवफॉर्म की ही सप्लाई भेजता है। मतलब अंदर जो मोटर के अंदर जा रही है वो एसी सप्लाई ही जा रही है, लेकिन बाहर जो सोर्स दिया जा रहा है वो डीसी है। और ये इस तरह की सप्लाई को चेंज करने का काम कर कौन रहा है, तो वो कर रहा है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ही एक्चुअली में मोटर जो होती है वो डीसी एसी सप्लाई पे ही काम करती है। बस कम्यूटेटर की मदद से उसको एसी को डीसी और डीसी को एसी में हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोटर की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। थोड़ी सी मोटर अपनी 180 डिग्री घूमने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, करंट फ्लो की डायरेक्शन को। इस वजह से यहाँ कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। चलिए, द कम्यूटेटर इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इंश्योर द करंट रिवर्सल आर्मेचर वाइंडिंग अलाउ द रोटर टू कंटिन्यू रोटर। इट मेड अप अ सेगमेंट कनेक्टेड द आर्मेचर वाइंडिंग
मतलब क्या है कि इसमें कम्यूटेटर के सेगमेंट लगे हुए होते हैं इस तरह से, ये शाफ्ट जो है इस पे इस तरह से लगे हुए होते हैं पूरे पे। और द आर्मेचर बाइंडिंग वर्क विद द कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश के साथ वर्क करती है। ब्रश क्या चीज़ है वो भी जान लेते हैं। दीज आर यूजली मेड ऑफ द कार्बन, कार्बन के बने होते हैं। और प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर, दे प्रोवाइड द नेसेसरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द रोटेटिंग आर्मेचर एंड एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट का एक रोटेटिंग पार्ट के साथ यही एक ऐसी पार्ट्स है मोटर का जो एक रोटेटिंग पार्ट्स के साथ हमारा इंटरेक्ट करता है। ये कार्बन ग्रेफाइट के भी होते हैं और हाई मोटर में कॉपर ग्रेफाइट का भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब फ्रेम के बारे में थोड़ा इसमें जान लेते हैं। एक आखिर फ्रेम भी एक पार्ट ही है इसका, जो बाहरी आघात या बोले तो एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स से हमारी मोटर की प्रोटेक्शन करता है। द फ्रेम सपोर्ट द मोटर एंड होल्ड द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को रोक के रखता है, क्योंकि स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, मैंने बताया अभी मैकेनिकल सपोर्ट, एंड इंश्योर द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द रोटर एंड स्टेटर के बीच का प्रॉपर अलाइनमेंट को भी रखता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज बेस्ड ऑन द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर ही सारी चीज़ें वर्क करती हैं। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या चीज़ है इसको मैं विस्तार से तो किसी और वीडियो में बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो फैराडे जी हैं उन्होंने क्या कहा था कि या तो कोई चुंबक हो, चुंबक के अंदर हम अगर कोई कॉपर का कंडक्टर या कॉपर की वार रख दें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या फ्लक्स जनरेट होगा। हम लगातार उसकी दिशा को परिवर्तित करते रहें तब, या फिर ऐसा करें कि हम कोई कंडक्टर लें और उसके चारों ओर बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट कर दें। अब एसी होता है, एसी लगातार बदलता रहता है, एक बार अप होगा फिर दूसरी बार डाउन होगा, अप डाउन ऐसे चलता है, तो लगातार ये मैग्नेटिक फील्ड बदलता है और कंडक्टर में फ्लक्स जनरेट हो जाता है, यही होता है। या फिर हम ऐसा करें कि परमानेंट मैग्नेट ले लें और फिर कॉपर कंडक्टर को आगे पीछे लगातार करें तो हमारा फ्लक्स जनरेट होता है, यही फैराडे ने कहा था। वेन, इसमें लिखा है वेन अ डीसी सप्लाई प्रोवाइड द मोटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, करंट फ्लो थ्रू द बोथ द फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग, तब दोनों में करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड सर्किट ये क्या चीज़ है। द फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन पैरेलल टू द आर्मेचर के साथ पैरेलल में होती है। इस तरह से ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, यहाँ से ये आर्मेचर वाइंडिंग हो जाती है और यहाँ से डीसी सोर्स दे देते हैं हम, इस तरह से हमारी कनेक्ट रहती है। हाँ तो आगे जानते हैं। प्रोड्यूस द स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, एक फिक्स, अब डीसी सप्लाई है तो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, इसमें कोई बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो सिंस द फील्ड वाइंडिंग हैज़ मैनी टर्न एंड हाई रेजिस्टेंट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट फ्लो इट, और इससे बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो होता है। एक बार हम फिर से देखिए, दोबारा समझाते हैं, शायद आप नहीं समझे। द फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस अ स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सिंस द फील्ड वाइंडिंग हैज़ मैनी टर्न, चूँकि फील्ड वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। स्मॉल, इस वजह से इसमें से कम करंट फ्लो हो पाता है। जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रिलक्टेंस कम होता है, तो इसमें से बहुत कम नंबर हमारा करंट फ्लो हो पाता है। देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई और यहाँ से हमारा डीसी सोर्स कनेक्ट है। अब क्या है, इस यहाँ से सप्लाई गई हमारी, यहाँ गई। अब यहाँ से जब यहाँ जाती है और यहाँ, तो यहाँ पर बहुत कम सप्लाई पहुँचती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो मोस्ट ऑफ सप्लाई इधर से ही हमारी जाती है। तो यही इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब टॉर्क प्रोडक्शन कैसे होता है वो है, साइमल्टेनियसली द करंट फ्लो थ्रू द आर्मेचर बाइंडिंग हैज़ द करंट कैरिंग आर्मेचर बाइंडिंग कट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, a force is produced according to the Lorentz force
एक लॉरेंज फोर्स के अनुसार रिजल्टिंग इन टॉर्क दैट काज द रोटर टू रोटेट। चलिए थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। वीडियो को लंबी ज़रूर होगी दोस्तों, लेकिन समझ में एकदम से आना चाहिए। इसमें कह रहे हैं करंट फ्लो थ्रू द आर्मेचर, जैसे ही आर्मेचर से करंट फ्लो होता है एज द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग आर्मेचर बाइंडिंग, जो आर्मेचर बाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है, कट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। चूँकि परमानेंट मैग्नेटिक हमारा जो शंट बाइंडिंग है या फील्ड बाइंडिंग है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब इसमें हमारा जब कम्यूटेटर से होकर आया, इसमें एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब एक लॉरेंज फोर्स लग गया फिर इस पर, जब एक परमानेंट बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है तो पर एक फोर्स लग गया इसमें हमारा लॉरेंज लॉ। रिजल्टेंट टॉर्क जो होता है वो, जो रिजल्टेंट टॉर्क के कारण रोटर हमारा रोटेट करने लगता है, यही इसमें बताया गया है। कम्यूटेशन क्या चीज़ है, अब इसमें एक कम्यूटेशन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एज द रोटर रोटेट्स द कम्यूटेटर रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द आर्मेचर बाइंडिंग इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही रोटर रोटेट करना चालू करता है, कम्यूटेटर लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता होता है। अब कम्यूटेटर के इससे क्या होता है, इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन, जो कंटिन्यूटी है रोटर की वो एक ही डायरेक्शन में रह जाती है। इस वजह से इसमें कुछ कम्यूटेशन प्रॉब्लम देखने को, और जहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड एक फिक्स और वेरिएबल देखने को मिलते हैं, वहाँ कम्यूटेशन प्रॉब्लम लगभग देखने को मिल ही जाती है। लगभग नहीं कह सकते हैं कि हाँ 100% देखने को मिलती है। तो इसको दूर करने के लिए हम और प्रिकॉशंस, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है वो कभी हम और समझाएंगे। टॉर्क स्पीड और लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही आर्मेचर करंट गया, वैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा है। हमारी शंट बाइंडिंग की कौन सी है, हमारी शंट बाइंडिंग वाला ये ग्राफ है हमारा, ये वाला ग्राफ हमारा शंट मोटर का है। तो शुरुआत में इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, टॉर्क कुछ नहीं बढ़ता है। फिर धीरे धीरे जब एक यहाँ से टॉर्क हमारा धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है और लीनियर वे में बढ़ता है। चलिए दूसरा ग्राफ स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच, तो इसमें कैसा दिखा रहे हैं कि आर्मेचर करंट जैसे बढ़ रहा है लेकिन स्पीड हमारी सेम रहती है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड। लेकिन हमारी ये वाली स्पीड है, थोड़ा सा वेरिएशन हमारा लोड के साथ लगाने पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन वो निगलेक्ट करके हम कांस्टेंट स्पीड मोटर कह देते हैं इसको। अगला क्या कह रहा है, स्पीड और टॉर्क का ग्राफ। तो स्पीड और टॉर्क का भी ग्राफ देख रहे हैं हम कि थोड़ा सा टॉर्क जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है। फिलहाल हम चूँकि यह गिरावट जो है वो बहुत कम है, इस वजह से हम इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर कह देते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज जान लेते हैं। देखिए अभी तक मैं यही वाला आपको चित्र बना के दिखा रहा, ये डीसी सोर्स है, ये फील्ड बाइंडिंग है और ये आर्मेचर बाइंडिंग है। इसका जो एडवांटेज क्या है, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट देता है। गुड स्पीड रेगुलेशन, जो स्पीड में रेगुलेशन है वो अच्छा रहता है इसका। स्मूथ स्टार्टिंग, इजी कंट्रोल और हाई इफ़िशियंसी। रेगुलेशन बोले तो बदलाव, अगर हम बदलाव चाहें तो अच्छे से बदलाव इसमें कर सकते हैं। इजी कंट्रोल और हाई इफ़िशियंसी भी इसकी अच्छी रहती है। डिसएडवांटेज भी होंगी जब किसी की, तो लिमिटेड टॉर्क होता है, टॉर्क एक लिमिट तक होता है, ज़्यादा लोड बढ़ाने पर फिर वो कम होता जाता है। फील्ड बाइंडिंग के फेलियर होने का खतरा इसमें रहता है। अगला क्या है, स्पीड कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी। स्पीड को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कांस्टेंट स्पीड पर ही है। अगर हम सोचें जो कांस्टेंट पर चल रहे हम और भी इसको धीरे करें तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। हालांकि आजकल हो सब कुछ आता है धीरे, टेक्नोलॉजी को देखते हुए ऐसे ऐसे इक्विपमेंट बन गए हैं जो अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट मोटर, लेथ मशीन में हम इसका यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, मशीन टूल में, ब्लोअर फैंस में और कन्वेयर बेल्ट में भी इसका यूज़ करते हैं। कन्वेयर बेल्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, तो इसमें जो कन्वेयर बेल्ट पर रखा हुआ कोई भी सामान है वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है। ये देखिए ये इसकी संरचना है, हालांकि ये शायद बिलर हो गई तो क्षमा चाहूँगा इसके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट वाकई आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही आगे भी ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय, टाटा।